आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। और ग्राउंड से एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? तो एच हाइट पर है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर लानी है। ओके, इस पाथ को फॉलो करते हुए हमें क्या करनी है? इस ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट ए पर है इसको पॉइंट बी पर लानी है, या ओ समझ लो, इसको पॉइंट ओ समझ लो, पॉइंट ओ पर लानी है। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट ओ पर लानी है। ओके, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक लाने में कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी? तो हमने जो कल डिफिनेशन पढ़ा था वर्क डन का, हमने जो कल वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था वर्क डन W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर एफ फोर्स था, एस डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या निकालनी है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर फोर्स कौन सा है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप जानते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, और कितना लगती है? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है, स्मॉल m है, हमने मान लिया। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वन ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और ग्राउंड पर चला आया ऊपर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इसकी हाइट होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसकी हाइट होगी। यहाँ से यहाँ तक एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी? तो h है, तो हम लिखेंगे h, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर देंगे? h लिख देंगे। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ? देखो, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 डिग्री हो जाएगी। तो कॉस 0 डिग्री, और आप जानते हो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बोलो कितना? 0 नहीं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से वर्क डन बराबर कितनी आ गई? mgh, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी आ गई? तो mgh आ गई। जहाँ पर m क्या है? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये हाइट है, तो हाइट है, h क्या? हाइट है, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है? हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक लाया, ठीक है। अब हम उल्टा करेंगे, हम इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ले जाएंगे, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कितनी वर्क डन करनी पड़ती है। क्या दोनों में सेम वर्क डन होगी? ओ से ए तक जाने में, और फिर ए से ओ तक जाने में और ओ से ए तक जाने में, क्या दोनों में सेम वर्क डन होगी या फिर डिफरेंट होगी? थोड़ा देख लेते हैं। चलो, तो ये तो हुआ किसके लिए? फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ। हम निकालते हैं इस बार फ्रॉम पॉइंट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। हम ऑब्जेक्ट को ओ से ए तक ले जा रहे हैं इस बार। चलो, तो वर्क डन तो वही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होगी? जब हम ऑब्जेक्ट को ओ से ए तक ले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? हमें क्या करनी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट को जब ओ से ए तक ले जाएंगे ना,
तो ऑब्जेक्ट पर क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, कितना लग रही है, mg लग रही है। यदि हमको इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है तो इस mg के अपोजिट इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को जब पॉइंट ओ पर था, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है विथ फोर्स mg, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स से खींचना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो mg हो जाएगा, क्योंकि mg फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है, तो इसी फोर्स से हम ऊपर खींचेंगे तब ना ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो ठीक है, फोर्स की जगह पर हमने mg लिख दिया, और s डिस्प्लेसमेंट है, तो ओ से ए तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो h है, तो h लिख देते हैं। और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगी, देखो इस बार फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा ना वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, जिसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 1 cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होती है, तो -1, यस -1 होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे W - mgh। ओके, देखो जब हम ऑब्जेक्ट को ए से ओ तक लाए थे ना, तो ए से ओ तक लाने में जितनी हमको वर्क डन करनी पड़ी वो मिला हमको mgh। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को हम ओ से ए तक ले गए ना, तो हमको वर्क डन करना पड़ा -mgh। ठीक है, एक आया पॉजिटिव में, एक आया नेगेटिव में, लेकिन वर्क डन बात करें मैग्नीट्यूड की ना, तो दोनों में वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे आप ए से ओ तक जाएं या फिर ओ से ए तक जाएं, दोनों कंडीशन में वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, एक कॉलम में पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव होगा। यदि बात करें मैग्नीट्यूड की तो दोनों में सेम होगा। ओके, ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब तुम देख लो कि राउंड ट्रिप में कितनी वर्क डन करनी पड़ रही है। वर्क डन इन राउंड ट्रिप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वर्क डन इन राउंड ट्रिप, वर्क डन इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब ऑब्जेक्ट को हम ए से ओ तक लाए, फिर वापस ए पर ले गए, ऑब्जेक्ट को ए से ओ तक लाए, फिर वापस ए पर ले गए। ठीक है, इसी को राउंड ट्रिप बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पर था वहीं पर वापस पहुंच गया, इसी को हम बोलते हैं राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होगा, अच्छा ये होगा टोटल वर्क डन W। हमने मान लिया कि ए से ओ तक जाने में कितनी वर्क डन करना पड़ा, तो W1 करना पड़ा। ठीक है, और ओ से ए तक जाने में कितनी वर्क डन करना पड़ा, तो W2 करना पड़ा। ठीक है, हमने मान लिया कि ए से ओ तक जाने में वर्क डन हमको W1 करना पड़ेगा, और ओ से ए तक जाने में हमको W2 वर्क डन करना पड़ा। और आप जानते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब आप टोटल वर्क डन निकालेंगे ना, तो आपको W1 और W2 को जोड़ना पड़ेगा। जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हमको W1 W2 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम सिंपली जोड़ भी सकते हैं और सिंपली घटा भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन, अच्छा इसको WT से कर दो, वर्क डन WT टोटल वर्क डन। ठीक है, बराबर W1 प्लस W2। W1 क्या है, ए से ओ तक जाने में वो किया गया वर्क डन। W2 क्या है, ओ से ए तक जाने में किया गया वर्क डन। अच्छा, ए से ओ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा था हमको, देखो ये रहा, ए से ओ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, mgh। हम लिखेंगे यहाँ पर mgh, W1 की जगह पर mgh लिख देंगे, प्लस का जो साइन है वो छोड़ देंगे। अच्छा, ओ W2 क्या है, तो ओ से ए तक जाने में किया गया वर्क डन। अच्छा, ओ से ए तक जाने में किया गया वर्क डन कितना आया था हमारे, तो -mgh आया था ना। ये आप क्या लिखेंगे,
माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच। अच्छा, जब ये ब्रैकेट का साइन हटाओगे ना तो ये प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएंगे, इस तरह से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 होता है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यदि बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 होता है। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब हमने आपको फोर्स पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझ में, ये सब मैं बता चुका हूँ जब मैं फोर्स पढ़ा रहा था, ओके, इसलिए मैं आपको थोरली ऐसे ही बता दिया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 आया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा, तो राउंड ट्रिप में द वर्क डन इन राउंड ट्रिप, द वर्क डन इन राउंड ट्रिप बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। अभी हमने देखा ना कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 आया। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब हम बोल सकते हैं द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज 0। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर समझ लें तुम बॉक्स बना करके, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। अच्छा, क्यों 0 है समझ में आया ना। ये अभी हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ओके। तो ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। इतना नोट करो पहले। तो अभी हमने देखा, यदि मान लो ये ग्राउंड है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, पॉइंट ए पर एक पॉइंट ओ रहा, और पॉइंट ओ से ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो एच है। तो अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को ए से ओ तक ले जाने में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ा ना, वो कितनी मिली, तो mgh मिली। चाहे आप ए से ओ तक जाएं या फिर ओ से ए तक जाएं, ठीक है। हमको कितनी वर्क डन करना पड़ा, mgh करना पड़ा। यस, ए से ओ तक जाने में प्लस mgh एंड ओ से ए तक जाने में माइनस mgh करना पड़ा। लेकिन यदि बात करें मैग्नीट्यूड की, तो चाहे आप ए से ओ तक जाएं या फिर ओ से ए तक जाएं, दोनों कंडीशन में वर्क डन सेम करना पड़ा, और कितना, mgh, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमने देखा कि ओ से ए तक लाने में कितनी वर्क डन करनी पड़ी, तो mgh करनी पड़ी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हमने इस पाथ को फॉलो किया था। अब क्या करेंगे, हम एक बार इस पाथ को फॉलो करेंगे। इस पाथ को फॉलो करते हुए हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर लेकर आएंगे, ठीक है। हमने शुरू में क्या किया था, इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर ले आया था। इस बार क्या कर रहे हैं, इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर लाते हैं। तब हम देखते हैं कि कितनी वर्क डन करनी पड़ी। तो देखो, आप चाहे इस पाथ को फॉलो कीजिए या इस पाथ को फॉलो कीजिए। यदि बात करें ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऑब्जेक्ट की हाइट की, तो कितनी होगी, h ही होगी ना। आप चाहे इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आइए, ग्राउंड पर आइए, चाहे इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आइए, दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से जो हाइट होगी ना, वो h होगी।
या आप इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आ जाइए। तो इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से जो हाइट होगी ना वो h ही होगी। आप किसी पाथ को फॉलो करते हुए यहां से यहां तक आइए, ग्राउंड पाइए, पॉइंट ओ से ग्राउंड पाइए, तो ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से जो हाइट होगी ना वो h ही होगी, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है, वो h का h ही हो रही है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ये होता है ना वर्क डन बराबर। जहाँ पर एफ फोर्स है, यदि बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तो एफ कितना हो जाएगी? तो एम जी हो जाएगी। यदि बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो एच कितना हो जाएगा? सॉरी, बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो एस कितना हो जाएगा? तो एच हो जाएगा, क्योंकि हाइट तो एच ही रहने वाली है। एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि यदि आप पॉइंट ए से ग्राउंड पर आ रहे हैं ना, तो थीटा हमेशा 0 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। ये तो बता ही चुका आपको। तो बात करते हैं हम इस एम जी और एच की। ओके, तो हमने कहा कि इस पाथ को फॉलो करते हुए ये इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पाइए, या फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पाइए, या फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पाइए, किसी भी कंडीशन में हाइट चेंज नहीं करने वाली है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एच नहीं चेंज करने वाली है। और चाहे इस पाथ को फॉलो करते हुए आइए, या इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर आइए, या फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पाइए, यहाँ से किसी पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पाइए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं चेंज होगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी चेंज होगा क्या? ना तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, और ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज होगा, ठीक है ना। ना तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंज होगा। मतलब ये एम जी भी चेंज नहीं होने वाली है। आप किसी भी पाथ को फॉलो कीजिए, ये ना तो एम जी चेंज होगी, ना तो एच चेंज होगी, और थीटा तो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं करने वाली है। ओके, तो इस तरह से वर्क डन कितनी हो जाएगी? एम जी एच। चाहे आप इस पाथ को फॉलो करते हैं, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा ना, और 0 डिग्री वैल्यू 1। तो चाहे आप इस पाथ को फॉलो कीजिए, या इस पाथ को फॉलो कीजिए, या फिर इस पाथ को फॉलो कीजिए, या फिर आपकी मर्जी किसी भी पाथ को फॉलो कीजिए, अब जब पॉइंट ए से ग्राउंड पर आएंगे ना, तो हर कंडीशन में जो वर्क डन मिलेगा ना वो एम जी एच ही मिलेगा। कितनी मिलेगी? एम जी एच ही मिलेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड। जो वर्क डन होगी वो एम जी एच ही होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब यह है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो रही है ना, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। इनिशियल पॉइंट ए रहा और फाइनल पॉइंट ग्राउंड रहा। अब ग्राउंड पर कहीं भी आइए, ठीक है ना, तो इनिशियल पॉइंट ए रहा और फाइनल पॉइंट ग्राउंड है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो रही है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, न कि पाथ फॉलो पर डिपेंड कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो रही है ना वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, न कि पाथ फॉलो पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन केवल एंड केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, ये पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। बताया था ना, बोला था ना, अभी तो थोड़ा देर पहले बोला था मैंने, और ये प्रूफ भी हो गई, ये प्रूफ भी हो गई कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना वो केवल एंड केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यही बात मुझे आपको समझानी थी। आप किसी भी पाथ से होकर आइए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा ना वो हमेशा एम जी एच ही होगा, ठीक है। तो इस लाइन को लिख दीजिए, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ओके। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या है, उसका क्या कहानी है? यदि हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन करते हैं तो उनके क्या कहानी होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यदि बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल तो कौन सा होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो यदि बात करें फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, यदि बात करें फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, क्या ये भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है? क्या इनके द्वारा भी, मान लो पॉइंट ए से चला कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट ओ पर गया, सॉरी पॉइंट बी पर गया, फिर वापस पॉइंट ए पर आ गया, तो क्या इनके द्वारा भी राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन जीरो होगा? आंसर है नो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये इनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, न कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको जितनी वर्क डन करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। भले ही आप ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाइए, फिर वापस बी से ए तक ले आइए, लेकिन यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो जाएगा। जब आप ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाएंगे और फिर वापस बी से ए तक ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट का वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। ठीक है ना, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन कभी जीरो नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन जीरो नहीं होता है। आपको यहाँ से जैसे इधर ले जाएंगे ना, ऑब्जेक्ट को जैसे इधर मूव कराएंगे आप, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगने लग जाएगी, ओके, जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को बी पर आ गया, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगने लग जाएगी ना, जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाने में ओ से, सॉरी बी से ए तक लाने में। ठीक है, तो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, वो पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन राउंड ट्रिप में कभी जीरो नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, कभी वो जीरो नहीं होता है। तो इस इंपॉर्टेंट लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूं आपको। द वर्क डन by the non-conservative force, by the non-conservative force, non-conservative force, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द वर्क डन by non-conservative force, by non-conservative force, conservative force depends upon initial point and final point, depends upon, sorry, depends upon path length, depends upon path length, जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है,
by the path length, depends upon path length, not depends upon initial point and final point. Initial point and final point. तो आज का जो लेक्चर का जो की पॉइंट है ना वो यही है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होती है ना वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ये पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना इन अ राउंड ट्रिप, द वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। अरे यदि बात करें अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल, जैसे कि तुम्हारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। मैं बताया हूँ सारे, जब मैं फोर्स पढ़ा रहा था ना तो वहाँ पर मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो यदि आपको देखनी है तो आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो और वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ लेंथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है, न कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 2 कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन कभी जीरो नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन कभी जीरो नहीं होता। ये सारी बातें लिख दी गई है, ओके। तो ठीक है, आज का लेक्चर आप यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।